अध्याय 3 देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। हम बात कर रहे थे किस तरीके से नील का उत्पादन होता है। यह डिस्कशन हमने कर लिया था एक बार, और थोड़ा बता देता हूं आपको कि जो नील है उसके पत्ते, मतलब वो पौधा होता है, पेड़ होता है, और उसके पत्ते इसमें डाले जाते हैं और यहाँ पर इस गर्म पानी में डाल दिए जाते हैं और उनको थोड़ा सा सड़ने दिया जाता है, या कहें कि इसका फर्मेंटेशन होने दिया जाता है। और इसके नीचे आप ये देखें, एक और लेवल पे, ये थोड़ा हाइट पे है, ये दूसरे लेवल पे है। फिर जब वो पानी, जो गर्म पानी के साथ होता है पत्ता, उसको निकाल दिया जाता है और जो पानी है फिर उसको नीचे छोड़ दिया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर उसके साथ उसको मिलाया जाता है। पहले वो हरा होता है, फिर वो नीला हो जाता है। जैसे वो नीला होता है तो उसमें हम डाल देते हैं, या उस ज़माने में डाल दिया करते थे। यहाँ बताया गया है चूने का पत्थर, और चूने का पत्थर जो होता है वो क्या कर देता है, उसको जो भी उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो बाकी जो कंटेंट है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, द्रव्य जो है वो ऊपर आ जाता है, नीला वाला, और नीचे जो है पपड़ी जम जाती है। जो पपड़ी जम जाती है उससे पानी जो है वो निकाल के, जो पपड़ी होती है वो बेसिकली काम में लाया जाता है, और फिर उसका यहाँ पर फॉर्मेशन करके इस पर मुहर वगैरह लगा के फिर इसको आगे बेचा जाता है। तो बड़ा मेहनत का काम है ये। तो ये सब हमने डिस्कशन तो कर लिया था। यहाँ पर अब बात करेंगे नील विद्रोह। तो जो समस्याएं हमने देखी थी, बागान मालिकों से जो लोग काम कर रहे थे, या बागान मालिक जिनसे काम करवा रहे थे, नील की खेती करवा रहे थे, उसे थोड़े नुकसान थे, समस्याएं थी। तो उसके कारण क्या हुआ, मार्च 1859 की आपको बात बताता हूं। इसमें क्या हुआ, बंगाल में ये काम चल रहा था। तो बंगाल में बहुत सारे ऐसे रैयत थे, हमने रैयत के बारे में बात की थी कि निज खेती होती है इसकी नील की, और दूसरी होती है रैयत खेती। दो तरीके की हमने डिस्कस किया थे। तो बंगाल में 1859 में कई ऐसे रैयत थे जिन्होंने कहा कि हमको नील की खेती नहीं करनी है, इनकार कर दिया। और इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब जो लगान हमको चुकाना था वो भी हम नहीं चुकाएंगे। यानी बेसिकली वो बड़े एग्रेसिव हो गए। वो तलवार, भाले, जो भी उनके पास था, जैसे तीर कमान, उन सब को लेकर जो फैक्ट्रियां हैं, ये नील की जो फैक्ट्रियां हैं, उन पे इन लोगों ने हमला कर दिया। हमला हो गया, और इसमें केवल आदमी नहीं रहे, जो औरतें जो हैं, उनके घर के सामान, जो भी उनके पास बर्तन था, जो भी चीज़ लेके, वो उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और अगर कोई ऐसा आदमी है जो बागान मालिकों के साथ मिलके अगर काम कर रहा है, तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पहले एक ज़माने में होता था कि भाई आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। इसका मतलब आप जहाँ रहते हैं, जिस गाँव में, वहाँ से ना सामान ले सकते हैं, ना आपसे कोई बात करेगा, ना आपको कुछ मिलेगा। तो हुक्का पानी बंद होना, एक तरीके से इनका सामाजिक बहिष्कार करने लगे लोग। एक और चीज, जो लगान वसूल की, उन्होंने कहा लगान तो हम देंगे नहीं। लगान वसूल करने के लिए आते थे गुमाश्ता। कौन लोग आते थे? इनको कहा जाता था गुमाश्ता, एक तरीके से एजेंट थे। तो इनकी पिटाई कर दी इन लोगों ने, इनकी पिटाई कर दी। तो ये पिटाई तो हो ही गई। इसके अलावा ये रैयत जो थे, इन्होंने कसम खा ली थी कि भाई अब ना तो हम कभी नील की खेती करेंगे, बिल्कुल ना, और दूसरी चीज, ना कोई कर्जा लेंगे, ये हम नहीं करेंगे। और ना ही, जो हो ये रहा था कि जो बागान मालिक थे, वो उनके पास बहुत लठियाल थे। लठियाल मतलब जो जिनके पास लठ रहते हैं, और इस लठ से इन किसानों को ये दबाते थे, डराते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई, गुमाश्ता की तो पिटाई कर दी। इन्होंने कहा ना हम ये करने वाले हैं, कर्जा लेने वाले हैं, ना हम नील की खेती करने वाले। ऊपर से ये जो बागान मालिक, ये जो लठधारी लोगों को भेज रहे हैं, उनसे भी हम नहीं डरेंगे। ठीक। तो हुआ ये कि जो जो मुखिया थे उनसे, क्योंकि कई ऐसे मुखिया थे जो इन बागान मालिकों से सट्टा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अनुबंध एग्रीमेंट लोगों, रैयत से तो करते थे, साथ में ये कि इनके साथ करते थे। अगर रैयत नहीं मान रहे तो मुखियाओं से कर लेते थे। तो ऐसा हुआ कि ये लोग सब इकट्ठा हुए, और फिर ये लोग जो मुखिया है
और साथ में जो नॉर्मल किसान है वो सब के सब लड़े। किसके खिलाफ लड़े? एक तो लठियालों के खिलाफ। लठियाल फिर से बताया मैंने आपको, जो लठियाल थे जिनके पास लाठियाँ होती थी, और बागान मालिक इन लठियालों को भेजते थे किसानों को मारने के लिए, दबाने के लिए। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ हुई कि जो ज़मींदार हैं, क्योंकि ज़मींदार तो इनसे पैसा वसूल करते थे, किनसे? आपने किसानों से। ये ज़मींदार भी शामिल हो गए। इसका मतलब किसान शामिल हो गया, दूसरा मुखिया शामिल हो गए, और तीसरे हो गए ज़मींदार। तो किसान, ज़मींदार और सबसे इंपॉर्टेंट मुखिया, हेडमैन, ये सारे के सारे शामिल हो गए इस विरोध में। क्योंकि ज़मींदारों का अपना एजेंडा था। वो ये देख रहे थे कि जो बागान मालिक है इनकी पावर इतनी बढ़ती चली जा रही है, और ये ज़मीन पे ज़मीन खरीदे जा रहे हैं, ज़मीन पे ज़मीन खरीदे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए तो आगे ज़मीन बचेगी नहीं, इसलिए सबके सब शामिल हो गए। ठीक है। अच्छा, किसानों को एक और अच्छी चीज़ लग रही थी। उनको ये लग रहा था कि हमें जो ब्रिटिश सरकार है, क्योंकि ये तो बागान मालिक है, हमें जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारा साथ देगी, इनको लगा। अब दिक्कत ये थी कि ये 1859 की बात है, और 1859 के जस्ट पहले 1857 में 1857 का एक बहुत फेमस, बहुत बड़ा एक विद्रोह ऑलरेडी हो चुका था। तो जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो इस 1857 जैसा एक विरोध नहीं देखना चाह रही थी जो 1859 में शुरू हो रहा था। ठीक है। तो हुआ ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन्होंने बाकायदा दौरा किया इस इलाके का जहां ये हो रहा था, और फिर ये जो मजिस्ट्रेट साहब है, इनका नाम है एशले ईडन, इनका नाम है एशले ईडन। इन्होंने एक नोटिस जारी किया, और नोटिस में ये लिखा था कि कोई भी, ये जो रैयत है, रैयत बेसिकली क्या है? किसान है जो अपने इलाकों में खेती करते थे, खुद खेती करते थे। तो एशले ईडन साहब ने कहा कि अब रैयतों को आप ये सट्टा जिसे कहते हैं, एग्रीमेंट या सट्टा, इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये इन्होंने ये पारित कर दिया, एक तरीके से नोटिस दे दिया। लोगों को तो खैर ये लगा कि भाई विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया है, रानी विक्टोरिया है, उन्हीं ने कह दिया कि भाई नील की खेती खत्म होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था। फाइनली जो किसान हैं उन्होंने अपने विद्रोह का इसको समर्थन मान लिया कि भाई देखो, इन्होंने नोटिस जारी कर दिया, और नोटिस जो हो गया वो ये हो गया कि भाई पहली चीज़ तो ये है कि रानी विक्टोरिया कह रही है कि खेती नहीं होगी, और हमने जो विद्रोह किया है उसको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से समर्थन दे रही है। ऐसा भी ज़माना आ गया, ऐसा भी समय आ गया कि जो बगावत हो गई थी उससे सरकार वैसे परेशान थी। तो सरकार जो इस बगावत से परेशान होके, क्योंकि अब बागान मालिकों की खैर नहीं, अब देखिए किसान हो गया, ज़मींदार हो गया, और मुखिया हो गया, ये सब जब अगेंस्ट हो गए बागान मालिकों की, तो इनकी भी तो रक्षा करनी है। इसके रक्षा के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने सेना बुलाई। फिर फाइनली इनको लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि देखो गड़बड़ ना हो जाए, तो इन्होंने एक जांच आयोग बनाया, एक बाकायदा एक आयोग का गठन किया गया। और जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट डाली, तब इन्होंने देखा कि हाँ, ये जो बागान मालिक है इन्होंने इन किसानों को ज़ोर ज़बरदस्ती की है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की कि भाई ये गलत किया गया है, किसानों को जिस तरीके से नील की खेती में झोंका गया है ये बिल्कुल गलत है। और एक और चीज़ कही इन्होंने, ये आयोग ने, इन्होंने कहा देखिए आप किसान हैं, आप एक काम करिए, अभी जो आपका जो मतलब रैयत, बेसिकली रैयतों को कहा कि अभी जो आपका अनुबंध है, अभी जो आपका एग्रीमेंट है, उसको तो आप पूरा कर लीजिए, ठीक है, लेकिन बाद मतलब अभी जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा कर लीजिए, लेकिन आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए आप मना कर सकते हैं या नील की खेती बंद कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद ये हुआ, ये जो प्रोटेस्ट हुआ या कहे ये जो बगावत हुई, इसके बाद जो नील की खेती है बिल्कुल ठप हो गई। खास तौर पे बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, राइट। लेकिन यहां पर नील की खेती अभी भी यूरोप में तो चाहिए थी, यूरोप तो इसकी मांग तो थी। तो फिर क्या किया, जब बंगाल में खत्म हो गई तो ये आगे बढ़े, जो बागान मालिक है वो कहां बढ़े, वो गए बिहार की तरफ। कहां गए, बिहार की तरफ। अब एक चीज और हो गई थी कि जो कृत्रिम रंग है यानी आर्टिफिशियल डाई, इनका उपयोग शुरू हो गया था, इसका निर्माण शुरू हो गया था। तो नील की उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं रही, मतलब ज़रूरत रही लेकिन क्योंकि आर्टिफिशियल डाई बनने लगी थी, तो फिर भी ये लोग जो बागान मालिक है बिहार में, ये अभी भी खेती करवा रहे थे, किसकी, नील की खेती।
तो जब महात्मा गांधी ये जब लौटे दक्षिण अफ्रीका से, बहुत बढ़िया उनका वो रहा, वहाँ पर भी उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था। और जब ये लौटे इंडिया, तो एक किसान था, उन्होंने कहा, इनको आग्रह किया कि देखिए आप आइए, आप बिहार आइए, बेसिकली चंपारण आइए, ये इस इलाके में आइए, चंपारण इस जगह पे आइए, और यहाँ पर आप किसानों की दुर्दशा देखिए, बहुत बुरा हाल है। तो फिर 1917 महात्मा गांधी ने दौरा किया चंपारण, और वहाँ पर उन्होंने जब ये देखा कि वाकई में ये जो नील की खेती यहाँ पर हो रही है वाकई में बहुत ही दुखदाई है किसानों के लिए, तो फिर 1917 में 1970, ध्यान रखिएगा 1970 में जो चंपारण का आंदोलन है उसकी शुरुआत की। बेसिकली चंपारण सत्याग्रह कहते हैं इसको। अच्छा, वेस्ट इंडीज में जो नील का उत्पादन है, मैंने आपको बताया था कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, मतलब 1700 से आगे आप मान लीजिए, एक फ्रांसीसी मिशनरी हैं जॉ बैप्टिस्ट लबात। ये कैरिबियाई के जो द्वीप है, जैसे मैंने आपको जमैका बताया था, और ट्रिनिडाड टोबैगो, जो वेस्ट इंडीज़ हम जिसे कहते हैं, क्रिकेट टीम है उनकी एक अच्छी, तो वहाँ पर उन्होंने एक तस्वीर यहाँ पर दर्शाई, और इस तस्वीर से उन्होंने बताया कि जो फ्रांसीसी बागान थे उसमें स्टेप वाइज बताया कि कैसे उत्पादन होता था। तो आप देखिएगा यहाँ पर, ये बाएं से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिएगा ये जो गुलाम है, ये जो क्या कर रहे हैं, ये जो गुलाम है ये नील के पौधे को, ये सेटलर है, ये जो हौद है इसमें डाल रहा है। एक और मजदूर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अलग अलग लेवल पे लोग दिखाई दे रहे हैं। एक और मजदूर जो है एक मशीनी चरखी से ये इसको गोल घुमा रहा है, ऐसे ऐसे करके गोल घुमा रहा है, ठीक है। 2 मजदूर जो है यहाँ पर, ये इधर पे देखिएगा और यहाँ पर भी है, तो 2 मजदूर जो है ये जो लुगदी है ना, इनको बोरों में भर रहे हैं या बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पर 2 मजदूर आप देखिएगा, ये लुगदी को मिलाकर सांचों में ढालने के लिए तैयारी कर रहे हैं इसकी, ये काम कर रहे हैं, ये भी ये काम कर रहे हैं, ये ले जाने का काम कर रहे हैं। और बीचों बीच ये जो साहब खड़े हैं, ये बागान के मालिक हैं, ये ऊंची जगह पे खड़े होकर देख रहे हैं कि ये जो गुलाम है ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये वहाँ की बात है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये है वेस्ट इंडीज़ की बात। तो चलिए साहब, ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।